हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए कॉमन टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स, कर। ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ये जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, जून 2025 के लिए और दिसंबर 2025 के लिए। जो गेट के एग्जाम देना चाहते हैं, जो गेट के एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए भी। आपको अगर कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है। हमारे ऑफलाइन जो बैचेस हैं भोपाल और रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम टैक्स के ऊपर। तो टैक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। अब ये क्या है कर? तो पहले हम डेफिनेशन देख लें। ऐसे कर आपको अंदाजा होगा, हम लोग कर क्या है? सरकार कर वसूलती है। कर वसूलने के बाद क्या है? वो उसकी आमदनी का जरिया है, और वो सार्वजनिक चीजें, सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं हमें प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर सरकार को सड़कें बनवानी हो तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो हमसे कर लेगी और पैसे से सड़क बनवाएगी। सरकारी अस्पताल बनवाना हो, पुल बनाना हो, या और भी कोई सार्वजनिक सेवाएं देनी हो, तो उसका एक ही माध्यम है कि वो जनता से कर वसूले और उन पैसों से ये सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है। तो क्या हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन में, एक बार हम लोग देख लें। कर अपनी अपनी सरकारों के प्रति, मतलब सभी सरकारें कर वसूलती हैं। अनिवार्य देयताएं, मतलब आपको देना ही है, उसे मुकर नहीं सकते, अच्छा इस बार देने का मन नहीं है अगले साल देंगे। ठीक है। अनिवार्य देयताएं आपको देना ही है, ताकि उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं एवं सेवाएं और कभी कभी विशेष गुण वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। जैसा हमने भी कहा, अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो सार्वजनिक सेवाएं और वस्तुएं लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। अगला लाइन क्या लिखा है? लिखा है, इसके प्रतिदान की कोई सुनिश्चितता नहीं होती। इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 10,000 रुपए का, तो हम ये नहीं पूछ सकते कि मेरे 10,000 रुपए का क्या हुआ, आप क्या किए, किस में लगाए। तो सरकार की मर्जी, वो जिसको ठीक लगे वहां पे लगा सकते। ठीक है। नाउ ये जो कर है, पहले हम इसका बेसिक थोड़ा देख लें, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कर अगर हम इसे दो भागों में बांटे, मेन टैक्स को, तो पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिख रहा हो सामने। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब परोक्ष या अप्रत्यक्ष। तो कर के मामले में क्या है, अगर टैक्स के बारे में प्रत्यक्ष बोले तो आप जो कर देंगे ना वो सीधे सीधे सरकार को मिलेगा, मान लीजिए। ठीक है। अगर सीधे सीधे सरकार को मिले तो हम बोलेंगे प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट टैक्स है। और वो घूम फिर के मिले, मतलब डायरेक्टली आप सरकार को नहीं दे रहे, आप किसी को दे रहे हैं, वो दूसरा किसी को दे और फिर घूम फिर के जाए गवर्नमेंट के पास, तो हमारा क्या होगा? परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे अगर इसे थोड़ा सा टेक्निकली लिखा जाए तो, क्योंकि ऐसे बोलना आसान होता है लेकिन एग्जाम में ना टेक्निकल चीजें लिखी जाती है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष कर के बारे में क्या लिखेंगे? किसी कर को प्रत्यक्ष कब कहा जाता है? किसी कर को प्रत्यक्ष तब कहा जाएगा जब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रभाव और भार, प्रभाव और भार दोनों एक ही इकाई पर पड़ते हो, दोनों एक ही इकाई पर पड़ते हो। ठीक है ना। अब जरा इसका कॉमन एग्जांपल बताइए तो।
इनकम टैक्स, आयकर। ठीक है, अगर मिस्टर ए के नाम से इनकम टैक्स है, ए का इनकम है, तो मिस्टर ए को ही भरना पड़ेगा, इसके बदले कोई और नहीं भर सकता। ठीक है, तो कर का प्रभाव है भार, वो एक ही कै पे पड़ रहा है, जैसे आयकर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जो भार है ना, वो अलग अलग इकाइयों पर भी पड़ सकते हैं, भिन्न भिन्न इकाइयों पर पड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी कर को अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कब बोलेंगे, जब प्रभाव और भार भिन्न भिन्न इकाइयों पर पड़े। उदाहरण के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए, जीएसटी। ठीक है, जैसे जीएसटी क्या है, दुकानदारों को ये भरना पड़ता है, वस्तु एवं सेवा कर। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कस्टमर के ऊपर ये डाल देते हैं। ठीक है, जीएसटी आप देखते होंगे, कॉमन है ये आजकल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाएं तो लिखा मिलेगा जीएसटी, जीएसटी, हर एक जगह जीएसटी। ठीक है ना, तो क्या है कि ये जो कर है, ये आप सीधे सीधे सरकार के पास नहीं जा रहा, ये पहले दुकानदार के पास आता है, और दुकानदार जो है उसको भरता है। तो ये पड़ा था दुकानदार के ऊपर, ये ट्रांसफर कहाँ हो गया, जनता के ऊपर, जो उपभोक्ता है उसके ऊपर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रत्यक्ष कर। मतलब किसी कर को परोक्ष या अप्रत्यक्ष तब कहा जाएगा जब प्रभाव और भार दोनों अलग अलग इकाइयों पर पड़ते हो। ठीक है, तो इतना जरूरी है कम से कम टैक्स के लिए कि ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए, जो टैक्स है इसको हम बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन इसका हम लोग करते हैं टाइप्स में। पहला क्या है, अगर हम बोले टैक्स कैसा हो सकता है कर, तो हम बोल सकते हैं ये प्रगामी हो सकता है, मतलब प्रोग्रेसिव। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसको, कभी कभी हम लोग प्रगतिशील कभी बोला जाता है। ठीक है ना, हिंदी में पर्यायवाची शब्द ज्यादा है, प्रगतिशील। ठीक है, दूसरा जो है, आप इसे बोल सकते हैं, दूसरा जो इसका टाइप है वो समानुपातिक है, मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं प्रतिगामी, यानी रिग्रेसिव। हम जरा इन तीनों को समझ लें, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, और सी, तीन आदमी हम लोग ले लेते हैं, ए बी और सी। ए जो है ये काफी रिच है, ये मिडिल क्लास है, बी। और ये जो है ये पुअर है, सी। इसकी इनकम काफी कम है। तो प्रगतिशील कर कहती है, अगर सरकार कर लगाएगी तो पुअर से, जो गरीब है, उससे कम पैसा लेगी कर के रूप में, या माफ कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास पहले से ही है नहीं। मिडिल क्लास से कर लेगी, और जो रिच क्लास से कर लेगी, उसमें क्या होगा, रिच क्लास से सबसे ज्यादा वो कर लेगी, क्योंकि ये सबसे अमीर है। ठीक है, और मिडिल क्लास से, रिच क्लास से कम, और पुअर से सबसे कम। अगर ऐसा कर सिस्टम है तो उसको आप बोलते हैं प्रोग्रेसिव। देखिए, हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स का स्लैब है ना, वो बटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर, ऐसा मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्या हुआ, ये किस टाइप का कर सिस्टम है, आयकर, हमारा प्रगतिशील कर सिस्टम है। इसमें आप गरीब से कम ले रहे हैं, और अमीर से ज्यादा ले रहे हैं। दूसरा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल जैसे आपने एकदम फिक्स रेट डाल दिया कि 10%। अब कुछ भी आपकी कमाई हो, आपकी कमाई 100 रुपए है तो 10 रुपए टैक्स दे देना है। 1,000 रुपए है तो उसको भी 10% के हिसाब से 100 रुपए टैक्स दे देना है। ठीक है, 1 लाख रुपए है तो भी 1 लाख का 10%, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए टैक्स दे देना है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल, समानुपातिक, अनुपात में। जब ये अनुपात फिक्स कर दे तो आप देख रहे हैं ना, इसमें इसमें गरीब के ऊपर ज्यादा चोट पहुंच रही है, उसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और रिग्रेसिव तब बोलते हैं जब ये सबके लिए बराबर हो, जैसे जीएसटी। अब देखिए, आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदने जाइए, इस पे जो जीएसटी लगा हुआ है, एक गरीब जाएगा तो भी मान लीजिए इसे 10 रुपए पैकेट का है तो 10 रुपए में मिलेगा। एक मिडिल क्लास जाएगा तो भी 10 रुपए मिलेगा। और एक बहुत रिच आदमी भी इसे खरीदने जाए तो उसे 10 रुपए ही मिलेगा। मतलब ये कोई भेदभाव नहीं कर रहा। इसमें क्या है, गरीब को ज्यादा झेलना पड़ रहा है, उसे ज्यादा परेशानी होगी, बजाय कि एक बहुत ही रिच क्लास के लिए, जिसके लिए 10 रुपए ज्यादा मायने नहीं रखता। ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिगामी। तो इस तरह से हम 3 सिस्टम में इसे डिवाइड करते हैं: प्रगामी यानी प्रगतिशील, समानुपातिक प्रोपोर्शनल, और प्रतिगामी। ठीक है। तो इसे हम थोड़ा अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे प्रतिगामी को, इनको। किसी घर को प्रगामी या प्रगतिशील प्रगतिशील तब कहा जाता है यदि कर जो है, करदाता की आय में वृद्धि के साथ ही बढ़ती हो। ठीक है। ऐसे कर को क्या बोलेंगे आप, प्रोग्रेसिव या प्रगामी या प्रगतिशील। ठीक है। समानुपातिक कब बोला जाएगा आपको, समानुपातिक हमने समझ लिया है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा लिखें। समानुपातिक तब बोला जाएगा कि यदि कर करदाता के आय स्तर पर ध्यान दिए बिना ही, कर करदाता के आय स्तर पर ध्यान दिए बिना ही तय कर दिया गया हो, नियत कर दिया गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप, समानुपातिक या प्रोपोर्शनल। और तीसरा बोलेंगे प्रतिगामी, रिग्रेसिव। ये क्या है, कर जो है करदाता की आय में कमी के साथ साथ न घटती हो। कर करदाता के आय में कमी के साथ न घटती हो। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे आप, प्रतिगामी। तो ये 3 तरह के आपको जो कर है देखने मिलेंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं वापस अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर, और इनको क्लासिफाई करते हैं फर्दर। लेकिन आपको ये 3 जो पॉइंट्स है याद रखने हैं। कौन कौन सा, प्रतिगामी, समानुपातिक और प्रगामी। ठीक है ना, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव। बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया है। अच्छा, अब अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, केंद्र सरकार का। ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, राज्य सरकार। ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ टैक्स के नाम लिख लें जो डायरेक्ट टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो पहला जो टैक्स है वो आप लगाएंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सीधे सीधे कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। दूसरा जो है, लेकिन हाँ, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर माफ होती है, खेती बाड़ी, खेती को छोड़ के एग्रीकल्चर पे। ठीक है, होने वाली इनकम माफ होती है। ठीक है ना। दूसरा जो है वह कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स, इसे आप बोलेंगे निगम कर हिंदी में। पहले हम लोग लिख लें फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है।
तीसरा जो है वो है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, हिंदी में से बोलेंगे न्यूनतम वैकल्पिक कर। वैकल्पिक लॉ है कर, ठीक है ना। जो अगला टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट वाला, वो है आपका कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। जो अगला टैक्स है वो है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है ना। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर, जो आप बॉन्ड्स शेयर्स में लगाते हैं, ठीक है। फिर है आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, मतलब कमोडिटी कर, जो कि आप जैसे गेहूं, चावल, अगर कृषि उत्पाद हो गए तो अनाज, या कोई धातु, सोना चांदी, एलपीजी, इन पे लगने वाला, इनके ट्रांजैक्शन पे लगने वाला, ठीक है ना। फिर एक है आपका, ये टैक्स नया ऐड हुआ है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये गूगल टैक्स, ठीक है ना। गूगल टैक्स, इसको कभी कभी इक्वलाइजेशन लेवीड भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग गूगल टैक्स ही लिखते हैं। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हो गए। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है आपका, इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स सरकार हमारी आमदनी पे लेती है, इनकम पे लेती है, और इसके स्लैब बटे हुए हैं। खेती से होने वाली आय किसान है उसको माफ रखा गया है, ठीक है, सेंट्रल की तरफ से। नाउ जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो क्या है, अब इसके इनकम टैक्स बहुत बड़ा ही चैप्टर है, वो अलग से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग मोटा मोटी एक रफ आइडिया डेवलप कर ले रहे हैं। कॉरपोरेशन टैक्स ये है निगम कर। तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मतलब कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये अपना काम करती है, ठीक है। और जो इसे लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उस पे जो टैक्स इसे देना हो वो हमारा कहलाएगा निगम कर, ठीक है। उसके प्रॉफिट पे दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाएगा, निगम कर। लेकिन कंपनी ये दिखा दे कि हमारा जितना भी आमदनी था और जितना भी खर्चा था इस बार बराबर है, और कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है, लाभ नहीं हुआ या हानि हुई, तब क्या उसको कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स तो ये लाभ पे लगने वाला टैक्स है, तब तो कॉरपोरेशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, कंपनीज जो है कभी कभी वो क्या करती है, वो अपनी जितनी आमदनी है, उनका जो इनकम है और उनका जो खर्च है, अगर वो बराबर दिखा दे तो टैक्स तो उसे लगेगा नहीं, तो हिसाब किताब में गड़बड़ कर सकती है। लेकिन सरकार जो है, अगर आपका भले ही लाभ ना हो रहा हो, फिर भी क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो कम से कम भरना ही पड़ेगा, और वही वो कर है एमएटी मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। अगर लाभ हो रहा है तो जो भी लाभ हो रहा है उस पर टैक्स भरिए, कॉर्पोरेशन टैक्स। और अगर लाभ नहीं हो रहा है तो क्या है, अब न्यूनतम वैकल्पिक, जो आपका मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये तो आपको भरना ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या है आपका पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो 12 महीने से ज्यादा उसके लिए। और एक है, सॉरी, ये 12 महीने से कम, शॉर्ट टर्म।
और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए दिया जाने वाला टैक्स क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये अभी तक अ, जो अब ये सब चीजें जो है टैक्स का है ना, ये बदलता रहता है। ठीक है, मतलब हर एक साल ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके दोनों की जो टैक्स स्लैब है वो अलग अलग है। और ये जैसे अभी कुछ दिन पहले 22 जुलाई 2024 तक जो रेट 10% थे, वो बढ़ के अब हो गए हैं 12.5%। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो ये बदलता रहता है, लेकिन अभी आपको क्या जानना है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है ये दो तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अल्पकाल का, और एक है दीर्घकाल का। फिर अगला है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो अगर आप प्रतिभूति में लेन देन करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में, तो उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो आपका क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, शेयर बॉन्ड। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है? कमोडिटी का मतलब हो गया, अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, राई, रागी, जो भी ये सब चीजें हैं वो। अगर मेटल की बात करें तो सोना, चांदी। ठीक है, इनमें जो लगने वाला टैक्स इनके ट्रांजेक्शन पे वो आपका कहलाएगा कमोडिटी। जनरली ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनको इससे एक्सेप्ट रखा गया है, लेकिन ये बदलता रहता है। ठीक है ना। और ये जो टैक्स है फाइनली गूगल टैक्स, ये नया टैक्स है। तो आप देखते होंगे गूगल क्या करते हैं। तो ये बिल्कुल नया टैक्स है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें। तो एडवर्टीजमेंट का, जो विज्ञापन का जो है ना, पहले जरिया आप देखते होंगे, पहले न्यूज़पेपर में जो अखबार में विज्ञापन देते थे, सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन है ये पहले का कन्वेंशनल तरीका था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट लोगों के पहुंच में आता गया, तो अब लोग, कंपनीज, जो भी फर्म्स हैं या जो भी दुकान वाले हैं, जो भी है, वो गूगल पे अपना प्रचार कर सकते हैं। आप देखते होंगे आता होगा। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लिखते होंगे, जैसे मान लीजिए लिखिए नेट कोचिंग इन भोपाल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सर्च आ जाएगा आपके पास, आप लिख के देख सकते हैं। तो ये कैसे आया? ये गूगल सर्च इंजन, ये गूगल जो है हमारा सर्च इंजन है, ब्राउजर भी है लेकिन एक सर्च इंजन वाला है, सर्च इंजन है। अब ये पेड भी होता है और अनपेड भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर ये सर्च करे और आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम सबसे पहले है, तो उसके लिए गूगल को आपको पे करना पड़ेगा। तो गूगल आपके आपकी बदौलत कमाई कर रही है, और गूगल अब इंडिया से कमाई कर रही है। ठीक है, तो क्या है, उस कमाई में से कुछ परसेंट जो है उसे सरकार को देना पड़ेगा। जैसे आपने मान लीजिए कुछ पैसे दिए, 100 रुपये ही दिया है गूगल को एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट में पूरा 100 का 100 रुपये इसको नहीं मिल जाएगा। हालांकि गूगल जो है बाहर की कंपनी है, यूएसए कंपनी है, तो कुछ जो इसका हिस्सा है, सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 5% जो है, ये उसे भारत सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, और इस टैक्स को जाना जाता है गूगल टैक्स के नाम से। तो ये जो है आप याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से। ठीक है, ये सब टैक्सेस जो है सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और हमारे नए आने वाले जो बैचेज हैं कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, उसे जरूर ज्वाइन करें अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और नेट क्रैक करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।